अब ये देखो, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमारे बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एडजॉर्प्शन, देन कैटालाइसिस बिल्कुल थ्योरेटिकल है एंड उसकी कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। कैटालिस्ट, कैटालाइसिस, तो उसका तो जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखना है। एंड देन कॉलॉइड्स एंड माइसेल्स। तो पहले हम एडजॉर्प्शन देखेंगे, इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ये मेनली हमको एनसीईआरटी बुक से ही ज्यादातर पढ़ना है। इन एनसीईआरटी इट इज गिवन वेरी वेल, तो और काफी दिया हुआ है। मतलब इनफैक्ट अगर देखा जाए कि जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, अगर हमारा कोई मतलब इफ वी डोंट हैव अ रिपल्शन विद एनसीईआरटी, देन बेस्ट चैप्टर का किसी में दिया हुआ है ये, तो दैट इज इन एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी में जो दिया है उसमें कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, बाकी जगह इससे कम ही मिलेगा। कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए पर बहुत से कम मिलेंगे ओवरऑल मिला के। और आता भी एनसीईआरटी में जितना दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और ज्यादातर चीजें आती भी उसी से। हाँ, बीच बीच में कहीं न्यूमेरिकल उस चीज पे कैसे बनेंगे, तो वो हम जब पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो वी विल गेट अ फील ऑफ दैट कि उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। लेकिन थ्योरी बेस्ट इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो हम ज्यादातर इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का अच्छी तरह से कर लिया मतलब आपने चैप्टर काफी अच्छी तरह से कर लिया। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो पूरी बल्क में नहीं हो रही है, सरफेस पे होगी या किसी इंटरफेस पे होगी। द इंटरफेस और सरफेस is represented by separating the bulk phases by a hyphen or a slash. For example, the interface between a solid and a gas. एक सॉलिड और गैस के बीच में इंटरफेस जो है may be represented by solid gas oblique solid oblique gas. Due to complete miscibility, there is no interface between the gases. दो गैसेस ऑलवेज मिसिबल होते हैं, वहां पे कोई इंटरफेस वाली बात नहीं आएगी, तो गैसेस का कोई ऐसा सिनेरियो बनता ही नहीं है। The bulk phases that we come across in surface chemistry may be pure compounds or solutions. भाई जो बल्क फेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें तो प्योर कंपाउंड हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक। इंटरफेस जो होता है वो नॉर्मली फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक, मतलब एक या दो या चार मॉलिक्यूल की बात कर लो। बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ बल्क फेजेस। Many important phenomena noticeable among these being corrosion. Corrosion is a surface phenomenon. Electrode processes. इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शंस हो रही हैं वो सरफेस फिनोमिनन है, वो बल्क में नहीं होता, वो सरफेस पे ही होती है। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, मतलब कि कोई रिएक्शन है गैस फेज में पर कैटलिस्ट हमने ले लिया सॉलिड फेज का, तो सॉलिड पे जो रिएक्शन हो रही है वो भी सरफेस रिएक्शंस है। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन occur at interfaces. The subject of surface chemistry finds many applications in industry, analytical work, and daily life situations. To accomplish surface studies meticulously, it becomes imperative and important to have a really clean surface under very high vacuum of the order of this much
प्रेशर, क्योंकि अगर सरफेस क्लीन नहीं है, गैस का प्रेशर है, तो ऑलरेडी वो सरफेस कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो मतलब हम उस सरफेस का जो एक्चुअली हम सरफेस की प्रॉपर्टी एनालाइज करना चाहते हैं, तो बेसिकली उस पे ऑलरेडी सरफेस बन चुकी है, ऑलरेडी ये एब्जॉर्ब कर चुका है कुछ चीजों को। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स. Solid materials with such clean surfaces need to be stored in vacuum. Otherwise, these will be covered by molecules of the major components of air, namely dioxygen and dinitrogen. In this chapter, you will be studying some important feature of surface chemistry, such as adsorption, जो हम आज जिस पे हम डिवोट करेंगे क्लास, कैटालाइसिस, न्यूमेरिकल ज्यादातर एडजॉर्प्शन वाले पे आते हैं या कॉलॉइड्स और पे आते हैं, एंड कॉलॉइड्स इन विच इंक्लूड्स emulsions and gels. Adsorption, catalysis, colloids, which include emulsions and gels. सबसे पहले एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन क्या है ये समझते हैं. ये सरफेस फिनोमेनन है, ये बात तो अभी तक हम एक तरह से कह भी चुके हैं. There are several examples which reveal that the surface of a solid has the tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes into contact. These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk. The accumulation of molecular species. अब basically अगर definition की बात की जाए, what is the definition of adsorption? तो ये definition हम बोल रहे हैं, the accumulation of molecular species, that could be gas, that could be some even liquid surfaces, even liquid substance at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid, बजाय इसके कि पूरा अंदर चला जाए, बल्क में चला जाए, सॉलिड के या लिक्विड के, पर वो केवल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो मॉलिक्यूलर स्पीसीज, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन ऑफ दैट स्पीसीज ऑन सॉलिड और लिक्विड. द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस which concentrates or accumulates at the surface is termed adsorbate. ये वाली बातें बड़ी, ये टर्म्स और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एडजॉर्बेट क्या हुआ? जो चीज एडजॉर्ब हो रहा है, and the material on the surface of which the adsorption is taking place is called adsorbent. Adsorption is essentially a surface phenomenon. Solids, particularly in finally divided state, सरफेस, अभी हम देखेंगे कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, it will be a helpful factor for adsorption. तो सरफेस एरिया always helps in more adsorption, क्योंकि लार्ज सरफेस मिलेगी, बड़ी सरफेस मिलेगी. इसीलिए जनरली हम लोग सॉलिड पार्टी, सॉलिड मैटर एलिमेंट, कोई सॉलिड कैटलिस्ट और लेते हैं तो उसको सीधा सॉलिड फॉर्म में ऐड नहीं, मतलब सीधा एक बल्क लेके एक बड़ा सा पार्टिकल लेके ऐड नहीं कर देते, हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में ऐड करते हैं. जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म होगा, जितना ज्यादा वो महीन होगा, उतना वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता आएगा. बिकॉज ये बात आपको मालूम ही है कि जैसे मान लो एक ऐसा ब्लॉक है, तो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो
तो जो सरफेस यहाँ पे पहले नहीं थी वो भी जनरेट हो गई, फिर इसको कट कर दिया तो और नई सरफेसेस जनरेट हो गई। तो जितना उसको आप छोटा करते जाओगे सरफेसेस जनरेट होती जाएंगी एंड सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो ये मोर इफेक्टिव होता जाएगा। Solids, particularly in finely divided state, have large surface area and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finely divided state, etc. act as good adsorbents. Adsorbent वो होता है जो adsorb करता है। Adsorbent substance हुआ जिसकी surface पे adsorption होगा, और adsorbate वो होता है जहां जो एडजॉर्ब होता है। तो नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन इन एक्शन, कुछ एग्जांपल्स। तो एडजॉर्प्शन इन एक्शन में इफ अ गैस लाइक O2, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. The gas molecules concentrate at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed at the surface. कभी कभार एक जैसे इसमें क्या होगा, ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये मरकरी कॉलम है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एक आपने बहुत इधर एक मैकेनिज्म है, ये चारकोल पाउडर है, पूरा फैला हुआ है एक प्लेट पे। तो पहले मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कोई गैस हाइड्रोजन है, ये मान लेते हैं आपको 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम दिया हुआ है, ये लेंथ, और बाहर पी एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर होता ही है। तो व्हेन यू डिड नॉट एंटर दिस चारकोल पाउडर प्लेट इनटू दिस कंटेनर, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस? अभी इसमें प्रेशर हाइड्रोजन गैस क्या होगा? 76 सेंटीमीटर। 76 होगा, जरा सोच के बताओ। 152 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ द गैस है, और ये प्रेशर कितना हो, कॉलम प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो 76 प्लस 76 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। अब एक तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सोचें कि पहले तो ये हो गया, when
मतलब 2 एटमॉस्फेयर भी आपने निकाला, दिया हुआ नहीं है, वो क्वेश्चन का ही पार्ट था, आपको कैलकुलेट दिया था। व्हेन चारकोल पाउडर प्लेट इज एंटर्ड, द मैनोमीटर रीडिंग will remain same, fall, rise, can't say anything, none। तो आंसर क्या होगा? बताओ। फिर फॉल क्योंकि जब ये अंदर एंटर करेंगे तो ये इसमें हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगा चारकोल पाउडर पे, तो प्रेशर क्योंकि मोल कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो इधर भी प्रेशर कम चाहिए, तो ये क्या होगा? ये तो 1 एटमॉस्फेयर पर इस कॉलम को फॉल करना पड़ेगा, तो कॉलम विल फॉल। पहला तो ये हो गया, यहाँ तो आंसर ये हो गया। कभी ऐसा हो सकता है कि चारकोल पाउडर ऐड किया और आपको नया वाला मैनोमीटर रीडिंग दे दिया, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अंदर प्रेशर कितना हो गया। तो अंदर प्रेशर कितना हो गया और पहले प्रेशर क्या था। लेट से चारकोल पाउडर प्लेट का कोई खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो टेम्परेचर वही है, वॉल्यूम वही है, प्रेशर फॉल होने का कारण क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के कम हो गए। तो आप पहले मोल निकाल सकते हो, बाद में नए प्रेशर से फाइनल मोल निकाल सकते हो। तो ये पता चल सकता है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब हुआ। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, अगर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर आपको दिया है। और फिर अगर चारकोल प्लेट की एरिया दी हुई है, मान लो चारकोल या आपको चारकोल का अमाउंट दिया हुआ है लेट से, तो ये पूछ सकते हैं कि पर ग्राम चारकोल कितना हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ। ये आगे क्वांटिटीज और आएंगी। तो आपने पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मास एडजॉर्ब निकाला और फिर मास ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब डिवाइड बाय मास ऑफ चारकोल पाउडर इज द मास पर यूनिट, मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट मास ऑफ चारकोल एडजॉर्ब। तो ये सब क्वेश्चंस इस तरीके से आपके इसमें मैनोमीटर भी आ गया, थोड़ा सा रीडिंग का नॉलेज भी हो गया, तो ये इन्वॉल्व टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म इन दिस वे। बेसिक प्रिंसिपल कि चारकोल एडजॉर्ब करा, तो सरफेस केमिस्ट्री का बात भी आ गया, गैसेस का बात भी आ गया, तो ये सब चीजें। तो ये हुआ। In a solution of an organic dye, let's say methylene blue. Methylene blue is an organic dye. When animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turn colorless. मतलब आपने पहले ऑर्गेनिक डाई मिथाइलिन ब्लू लिया और उसमें फिर एनिमल चारकोल ऐड किया, तो आप देखोगे उसको काफी वेल शेक किया उसे और देन फिल्टर निकाल लिया, तो आप देखोगे जो फिल्ट्रेट है अब वो कलरलेस हो गया। मतलब जो ऑर्गेनिक डाई है, इट इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल दैट इज बीइंग एडजॉर्ब्ड। तो ये चीज, चारकोल इज अ वेरी गुड एडजॉर्बिंग सब्सटेंस, वेरी गुड एडजॉर्बेंट। फिर जो रॉ शुगर होता है, रॉ शुगर जो होता है उसका कलर बड़ा वो मतलब दैट इज नॉट व्हाइट कलर जैसा हमको मिलता है, ये तो काफी रिफाइंड वे में है शुगर। पर रॉ शुगर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का, उसमें कलर होते हैं। तो टू मेक देम कलरलेस, aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal, again they absorb the coloring matter and the sugar become colorless, coloring substance are absorbed by the charcoal। तो ये भी एक है। The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get absorbed on the surface of the gel। इनफैक्ट आपने कभी का देखा भी होगा कि सिलिका जेल के कुछ शैशे मिलते हैं, पैकेट्स होते हैं,
कभी अगर आप शूज खरीदते हो तो उसके अंदर भी आपको एक कुछ वाइट उसमें सैशे में थोड़ा सा मटेरियल होता है, मतलब वो डला हुआ होता है, तो उसमें सिलिका जेल होता है। तो सिलिका जेल क्या होता है कि अगर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब, इट डजंट मीन कि सिलिका जेल विल बी, आप पूरे वाटर को ले लोगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो मॉइस्चर होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। तो एयर बिकम्स ड्राई, उसके आसपास का जो एयर है दैट बिकम्स ड्राई। It is clear from the above examples that solid surfaces can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption. The process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. अच्छा, अब अगर जो adsorbed substance को वापस हटाना है तो that process is called desorption. Activated charcoal क्या होता है? Also known as activated carbon are charcoals which has a high carbon content and used to adsorb toxins and chemicals. It has been used in medical realms for centuries. It has been used for air purification, metal extraction, water purification, medicine, cleans the body from many poisons, facial mask, toothpaste, sewage treatment, air filters, and the list goes on. मतलब it's quite important. आप कभी कहा तो आजकल जो टूथब्रश आता है, टूथब्रश में भी आप देखो किसी के ब्रशल्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें एक्टिवेटेड जो ब्रशल्स हैं उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल है। वो पता नहीं चारकोल है या कलर कर देते हैं, बट स्टिल कार्बन कलर भी अगर कार्बन का किया है तो चारकोल विल प्ले इट्स रोल। तो वो क्या होगा, जर्म्स और को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। Distinction between adsorption and absorption. Adsorption and absorption. In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface of the bulk of the adsorbent. While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. For example, when a chalk stick is dipped in ink, the surface retains the color of the ink due to adsorption of colored molecules, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to adsorption. On breaking the chalk stick, it is found to be white from inside, क्योंकि वो कुछ molecular layer तक adsorb होगा, but will not go completely inside, bulk में नहीं जाएगा पूरे। तो इसीलिए आप देखते भी हो, ये हमने बचपन में बहुत किया होता है, पहले इंक में डुबो देते हैं चौक को और फिर ऊपर तो पूरा ब्लू हो गया, पर उसे तोड़ोगे तो अंदर व्हाइट रहेगा। A distinction can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapor. Water vapors are adsorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by silica gel. अगर आप कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट लोगे और वहां वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि कैल्शियम क्लोराइड पूरा का पूरा गीला हो गया, यानी थ्रू आउट बल्क में वाटर आ गया, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन वहीं पे सिलिका जेल होगा, सिलिका जेल क्या करेगा, वो केवल अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, स्टिल बल्क विल बी ड्राई, इनसाइड द सिलिका जेल अभी भी ड्राई हो। In other words, in adsorption, the concentration of the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while in absorption, the concentration is uniform throughout the bulk of the solid. Both adsorption and absorption can take place simultaneously. Also, हो सकता है कि surface flow में चल रहा है और कुछ चीजें, कुछ substance absorb भी हो रहा है अंदर थोड़ा सा,
तो जब दोनों चीजें एक संग हो रही होती हैं तो उस टर्म को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये तो हो गया एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। देन मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में ये जैसा इंपॉर्टेंट है। Adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. Adsorption क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरफेस क्या होता है, ये बात आपने सरफेस केमिस्ट्री या इवन फिजिक्स में भी जब सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, तब बात पढ़ते हैं कि जैसे सरफेस जो होती है भाई, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल में ये पार्टिकल चारों तरफ से एक जैसे पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो जो भी इंटरेक्शंस हैं वो बैलेंस्ड हो गए। लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल अगर आप लेते हो, सपोज यू कंसिडर पार्टिकल हियर, तो अंदर तो ये यहाँ पे जो भी है अंदर तो ये इन पार्टिकल से है, पर बाहर यहाँ एयर के पार्टिकल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे सब्सटेंस है, यहाँ पे एयर है। यूजुअली क्योंकि सब्सटेंस एयर इतना इंटरेक्ट नहीं करेगा जितना अंदर का सब्सटेंस से इंटरेक्ट करेगा, तो ये जो फोर्सेज होंगे, पहली बात तो दोनों बैलेंस तो नहीं है, प्लस ये फोर्सेज ज्यादा होने के कारण ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इट गेट्स, क्योंकि यहां से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये इसको स्ट्रेच कर देगा। इट विल बी अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो कि कारण होता है सरफेस टेंशन का। सरफेस एनर्जी भी इससे डेवलप होती है। सरफेस स्ट्रेच्ड है, सरफेस में एक टेंशन है, तो उसमें एक एनर्जी भी, एनर्जी आ गई। बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड होते ही क्या हो गया, रेजिडुअल फोर्सेज हो गए, तो एक सरफेस एनर्जी भी आ गई इसके अंदर। अनबैलेंस्ड फोर्सेज है, तो अब इसमें क्या होगा, अच्छा पर फिर भी एनर्जी अल्टीमेटली स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को कम होना जरूरी है। सरफेस टेंशन भी कोशिश करेगा सरफेस की उसका कम हो सके। तो अगर कोई चीज, अब देखो पढ़ते हैं पहले, एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडजॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but not on the surface of particle, are not surrounded by atoms of their kinds on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces towards inside. These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle. जो particle आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल है ऑन इट्स सरफेस। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास। आपके पास वो जो एडजॉर्बेंट सब्सटेंस है वो एक यूनिट मास में कितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर
फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज द हीट, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया पॉइंट मास। अगर एक सपोज 1 ग्राम में किसी का सरफेस एरिया, आपका सब्सटेंस 1 ग्राम ही है, पर सरफेस एरिया मान लो है x, और वहीं पे दूसरे का भी 1 ग्राम ही है, पर सरफेस एरिया आपने, क्योंकि सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस एरिया है सपोज थ्राइस x, तो दूसरे वाले केस में टेम्परेचर प्रेशर का सेम रखा गया तो वो 3 टाइम्स मास एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू जिस सरफेस एरिया x है। Another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During adsorption, there is always a decrease in residual forces on the surface. भाई पहले तो इस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, उसके कारण इसमें सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, पर ये अपने उन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए बेकरार है, कहीं से भी मौका मिले तो दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच, तो यह सरफेस अपनी एनर्जी को भी कम करने के लिए रेडी है, बिकॉज इट्स अ जनरल फिनोमिनन कि कोई भी चीज अपनी जितना कम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तो एनर्जी अगर एक्सेस में है तो हर जगह वो कोशिश होगी कि एनर्जी को कम किया जाए, कुछ ना कुछ तरीका वो निकाल लेगा। तो जब ये एडजॉर्ब करेगा, मतलब बाहर से हम मान लो एडजॉर्बेंट आया, एडजॉर्बेट आया, ये एडजॉर्बेट है, तो एडजॉर्बेट को ये सरफेस के पार्टिकल्स जो एडजॉर्बेंट है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जब ये अट्रैक्ट करके, क्योंकि ये अट्रैक्शन आपका एयर के पार्टिकल के अट्रैक्शन से ज्यादा मिलेगा, तो ये इस अट्रैक्शन को करके अपने अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करना चाहेगा। तो जैसे जैसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तो इसकी जो एनर्जी थी वो रिलीज होगी। तो एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज, कम हो ज्यादा हो, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब वो हम आगे पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन 2 तरीके के होते हैं, इसमें एक में कम एक्सोथर्मिक होता है, इसमें ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बट कम हो या ज्यादा हो एक्सोथर्मिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हीट लिबरेट होगा जब सरफेस और सरफेस तो, और एडजॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी कम हुई वही हीट के फॉर्म में अपीयर हुई। अगर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड और में तो सरफेस टेंशन की बात नहीं होगी, पर हमारा एडजॉर्बेंट अगर लिक्विड है, इफ एडजॉर्बेंट इज लिक्विड, तो इट लीड्स टू decrease in surface tension. If adsorbent is liquid, तो सॉलिड अगर गैस को एडजॉर्ब कर रहा है तो वहां वो सरफेस टेंशन वाली बात नहीं आएगी। तो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच appears as heat, adsorption therefore is invariably an exothermic process। मतलब there is no exception to that, there may be a scenario कि कुछ केसेस में कम हीट इवॉल्व हुआ, कुछ में ज्यादा हीट इवॉल्व हुआ, कुछ काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा हीट इवॉल्व करते हैं, कुछ काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन कम हीट इवॉल्व करते हैं। दैट इज अगेन यू कैन से कि जिनमें इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, वो ज्यादा हीट लिबरेट कर देंगे, और जिसमें एडजॉर्प्शन जिसमें इंटरेक्शन वीक टाइप का होगा, इंटरेक्शन है पर वीक है, तो वो कम हीट लिबरेट करेंगे। तो अब वो कम और ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन और कम
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्या बेसिस होता है आगे आएगा, पर एक्सोथर्मिक होगा। इन अदर वर्ड्स, delta H of adsorption is always negative when a gas is adsorbed. The freedom of movement of its molecules become restricted. अच्छा, जब गैस पार्टिकल, मान लो हम गैस का एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं यूजुअली सॉलिड सरफेस पे, सपोज एडजॉर्बेंट सॉलिड है और गैस एडजॉर्बेट गैस है, तो गैस जब एडजॉर्ब हो जाएगी तो उसके मूवमेंट क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, तो उसका फ्रीडम कम हो जाएगा, उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। दैट इज डेल्टा एस ऑफ द एडजॉर्बेट इज नेगेटिव। एडजॉर्प्शन ओवरऑल सिस्टम अगर दोनों को मिला के एक सिस्टम भी माने तो गैस और मतलब एडजॉर्बेट जो गैस है और एडजॉर्बेंट जो कि सॉलिड है, तो बिना एडजॉर्प्शन के उनका फ्रीडम ज्यादा था, पर जब ये अट्रैक्शन हो गया तो फ्रीडम ओवरऑल सिस्टम में मोर ऑर्डर्ड आ गया, एंट्रोपी कम हो गई। तो एंट्रोपी यहाँ पे इस प्रोसेस का जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन का जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन is less than 0, but delta S adsorption क्या होगा, ये भी less than 0 होगा, ये भी less than 0 है। बिना एडजॉर्प्शन के पूरे सिस्टम में ज्यादा फ्रीडम था, एडजॉर्ब होने के बाद कम फ्रीडम हो गया। तो अब अच्छा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस फॉरएवर प्रोसेस नहीं है, एक समय के बाद जो एडजॉर्बेंट है उसकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसके रेजिडुअल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे एंड एडजॉर्प्शन रुक जाएगा। तो अब हम इसे थर्मोडायनेमिकली समझना चाह रहे हैं कि वो जब एडजॉर्प्शन रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो सिचुएशन क्या होगी। तो देखो, एडजॉर्प्शन इज दस accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम इंक्लूड्स एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। सिस्टम का मतलब एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, वी नो दिस थिंग, द thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure delta G must be negative, Gibbs energy must be negative, that is there is a decrease in Gibbs energy. On the basis of equation delta G equal to delta H minus T delta S. Delta G can be negative if delta H has sufficiently high negative value, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो केल्विन स्केल में ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा ये टर्म होगा माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो जो डेल्टा जी होगा ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गया मिला के। तो अगर इसको लेस देन 0 होना है तो उसका एक ही उपाय है कि ये नेगेटिव तो हुई पहली बात, और इतना नेगेटिव हो कि दोनों मिलके भी नेगेटिव हो सके। तो शुरुआत के केसेस में जब तक रेजिडुअल फोर्सेस ज्यादा हैं, सरफेस एनर्जी ज्यादा है, तब तक तो डेल्टा एच ज्यादा लिबरेट होगा, पर जैसे जैसे एडजॉर्बेट पार्टिकल एक्यूमुलेट होते जाएंगे एडजॉर्बेंट पे, रेजिडुअल फोर्सेस कम होते जाएंगे, अब हीट लिबरेशन कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब डेल्टा एच जो नेगेटिव है और जो ये माइनस टी डेल्टा एच जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये मिलके 0 हो जाएगा, और जिस समय पे वो मिलके 0 हो जाएगा उस समय इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड नो मोर फर्दर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Delta G must be negative, that is there is a decrease in Gibbs energy. On the basis of equation this, delta G can be negative, delta H has
sufficiently high negative value as minus T delta S is positive. Thus, in an adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors make delta G negative. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to D delta S and delta G becomes 0. At this state, equilibrium is attained. तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, यही पूछ सकते हैं डेल्टा एस एडजॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस डेल्टा जी भी नेगेटिव चाहिए, पर डेल्टा जी जिस समय 0 हो जाएगा वो धीरे धीरे 0 की तरफ टेंड करता है फ्रॉम नेगेटिव साइड. द मोमेंट इट बिकम्स 0, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन तो समझ लिया, अब इसके टाइप्स को समझें. There are mainly 2 types of adsorption. अभी हम पहले एडजॉर्प्शन जो पढ़ रहे हैं, गैसेस ऑन सॉलिड्स. सॉलिड मेरा एडजॉर्बेंट है, गैसेस एडजॉर्बेट है. If accumulation of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces, van der Waals forces जो होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं. दो चीजों के बीच में van der Waals अट्रैक्शन होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन जरूरी नहीं है, कोई शेयरिंग जरूरी नहीं है. It could be of dipole-dipole interaction, it could be dipole-induced dipole interaction, it could be instantaneous induced dipole-dipole interaction, instant dipole and then induced dipole interaction, जैसे dispersion force होते हैं. पर ये यूनिवर्सल इन नेचर है. इनमें भी कम ज्यादा हो सकता है कि कोई काइंड ऑफ van der Waals फोर्स स्ट्रांग होता है, कोई हल्का वीक होता है, लेकिन ये हर किसी के बीच में लग जरूर सकता है. इसके लगने के लिए ये नहीं है कि कोई आयोनिक बॉन्ड बनना है या कोई कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सब कोई चीज नहीं है. केमिकल बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, van der Waals फोर्स के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है. हाँ, उसकी स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का van der Waals फोर्स है. The adsorption is termed as physical adsorption और फिजिजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन का शॉर्ट फॉर्म है फिजी, तो एडजॉर्प्शन का जॉर्प्शन ले लिया और फिजिकल का फिजिटम ले लिया, तो इट बिकम्स फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन when the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds. अच्छा, ये पहले तो इतनी बात हो गई. जब वो वीक van der Waals फोर्सेस से हेल्ड कर रहे हैं, दैट कुड बी डाइपोल डाइपोल, दैट कुड बी डिस्पर्शन फोर्सेस, तो वो आपका फिजिजॉर्प्शन है. लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में केमिकल बॉन्ड है, अब दैट केमिकल बॉन्ड कुड बी कोवलेंट, शेयरिंग हो जाए, दैट कुड बी एन आयोनिक बॉन्ड, पर सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का लेन देन, लेना या देना होना चाहिए, then the adsorption is termed as chemi adsorption और उसको शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं, इसका केमी ले लिया, इसका जॉर्प्शन ले लिया, केमी जॉर्प्शन. तो ये आपका हो गया केमी जॉर्प्शन.
The chemical bonds may be of covalent or ionic in nature. Chemi-adsorption involves, तो ये तो पहली बात हो गई कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वॉन डर वॉल फोर्सेज इन्वॉल्व है, जो कि यूजुअली वीक ही होते हैं। फिर उस वीक में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो सकती है, पर एज सच वॉन डर वॉल फोर्स वीक ही होते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, could be covalent, could be ionic. Chemi-adsorption involves a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption. क्या होता है, हमने पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब एक केमिकल रिएक्शन होना। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई रिएक्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ वीक इंटरेक्शन। लेकिन केमिकल बॉन्ड में केमिकल रिएक्शन की तरह चीज हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस की रिलेटिवली जो एक्टिवेशन, दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हो सकता है कि बाद में एनर्जी बहुत लिबरेट करें, बट स्टिल यू नीड टू एक्टिवेट देम टू मेक दोज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल। क्योंकि जैसे ही केमिकल रिएक्शन की बात शुरू हो गई, हमें केमिकल काइनेटिक्स जैसी चीज इन्वॉल्व हो गई। फिजिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल काइनेटिक्स जैसी चीज इन्वॉल्व नहीं है, पर केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व होते ही एक एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होते ही उसकी वैल्यू इस केस में रिलेटिव, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन, इट्स यूनिवर्सल। एक्टिवेशन होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से जितनी क्षमता अनुसार इंटरेक्ट कर लेगा। पर केमिकल बॉन्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे अगर तुम्हें ये बनाना है तो इतना देना पड़ेगा, वरना मैं बनूंगा ही नहीं। तो हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। तो यानी जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसको करने के लिए भी शुरुआत में एक पहले हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर लो है तो केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। यू नीड टू अचीव इट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। उसके बाद हो सकता है फिर एनर्जी लिबरेट हो, इट लिबरेट्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा, बट स्टिल इट रिक्वायर्स एन एक्टिवेटेड स्टेट। तो हमें टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ही होता है। अभी आएगा जब हम इनका आपस में कंपैरिजन लिखेंगे, तो अभी काफी कुछ का पढ़ना ही है चीजें। द केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट और आयोनिक इन नेचर। केमी-adsorption involves a high energy of activation and is therefore often referred as activated adsorption. Sometimes these two processes occur simultaneously, and it is not easy to ascertain the type of adsorption. अब फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर से मान लो कि शुरुआत में टेम्परेचर लो है, यानी वो जो गैस है और जो एडजॉर्बेंट है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड। लेकिन टेम्परेचर लो होने के कारण वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ। पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अगर उन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है, और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दैट फिजी-adsorption विल कन्वर्ट टू केमी-adsorption। तो ये तो अब फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन बी कन्वर्टेड टू केमी-adsorption, नॉट इन ऑल केसेस। मान लो कि कोई ऐसा है, आप एक हीलियम गैस लिए बैठे हो और एक मेटल है कोई, तो उनके बीच में तो केवल फिजी-adsorption ही हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा के भी उनमें कोई रिएक्शन की टेंडेंसी नहीं है। पर कहीं कहीं पे डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा गैस है, कौन सा मेटल है, फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन बी कन्वर्टेड टू केमी-adsorption एट हाई टेम्परेचर। A physical adsorption at low temperature may pass, ये नहीं बोल रहा है कि will pass। For example, dihydrogen is first adsorbed on nickel by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms, which are held on the surface by केमी-adsorption। भाई जैसे ये हम पढ़ेंगे अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में
मान लो ये निकल, दिस कुड बी अ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, जिसकी जैसी श्रद्धा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इनिशियली दिस इंटरेक्शन इज फिजिजॉर्प्शन। बट फिर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, प्लस ये फिजिजॉर्प्शन भी यहाँ पे लोकलाइज्ड वे में एनर्जी लिबरेट करेगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट फिजिजॉर्प्शन से हुआ, पर फिर ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और फाइनली आफ्टर सम टाइम दिस H मेक्स अ केमिकल बॉन्ड विद मेटल, आपस में टूट गया, आपस में ये बॉन्ड टूट गया। जब मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो ये बात भी समझे कि एक ही साइड में जुड़ गए। अब मान लो कि एल्कीन आया, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, दैट विल बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा अभी। लेकिन हम जब ये पढ़ते हैं, किसी ने अगर पढ़ा हो कि एल्कीन में जो हाइड्रोजिनेशन होता है सिन एडिशन होता है, ये जो H होता है ये प्लेन के सेम साइड से ही जुड़ जाता है, अपोजिट साइड नहीं जुड़ता। तो ये बड़ा क्लियर है इस मैकेनिस्टिक पैटर्न से कि जब H और H एक साइड में है, एल्कीन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जब ये इस पे आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा, और फिर ये इसको डिसॉल्व करके तोड़ के ले जाएगा। तो डेफिनेटली H और H सेम साइड में जुड़ेंगे, ना कि अपोजिट साइड में। तो ऐसे एडिशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिन एडिशन कहते हैं, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस कोई जुड़ने वाला चीज सेम साइड में जुड़े प्लेन के, और प्लेटिनम रिकवर हो गया। अभी वैसे जिस एस्पेक्ट को मैं बताना चाहता कि ये पहले फिजिजॉर्प्शन होता है और फिर जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो केमिजॉर्प्शन हो गया। तो ये कैटालिटिक, ये एक्चुअली इसका मैकेनिस्टिक पैटर्न है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का। ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms, which are held on the surface by chemisorption. Some of the important characteristics of both types of adsorption are described below. अब इनके characteristics पढ़ रहे हैं पहले, very important. सबसे पहले characteristic of फिजिजॉर्प्शन, पहले हम इसमें में पढ़ेंगे, फिर टेबुलेशन फॉर्म में भी पढ़ेंगे, जिससे दिमाग में बिल्कुल बैठ ही जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन मतलब लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। Physical adsorption is because of the van der Waals forces interaction between adsorbate and adsorbent. Van der Waals forces are universal in nature. They don't require as such any main requirement. So a given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक मेटल सरफेस किसी एक गैस के संग वीक और दूसरे के संग रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स नहीं दिखा सकता, वो दिखा सकता है, बट ऐसा थोड़ा कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे वही चाहिए और वो नहीं चाहिए। van der Waals फोर्सेस की स्ट्रेंथ को जो फैक्टर हेल्प करते हैं, दैट कुड बी एन इश्यू, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई ये तो केमिकल बॉन्ड में तो मैं ये बनाऊंगा ही नहीं, इनर्ट गैसेस को बिल्कुल ही हमने वो अछूता कर दिया,
उसको कि भाई तुमसे तो केमिकल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तुम तो अपना ऑक्टेट लेके बैठे हो, ड्यूप्लेट लेके बैठे हो, तो तुम केमिकल बॉन्ड के लिए तुम सही ही नहीं हो। पर ये ज्यादा कह सकते हो कि इंक्लूसिव है। ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा प्रेफरेंस इसकी हो सकती है एज फार एज वॉन डेर वाल इंटरेक्शन इज कंसर्न, लेकिन सबको बराबरी समानता से देखेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, the amount of gas adsorbed by a solid depends on the nature of gas. In general, easily liquefiable gases, जो easily liquefiable gases हैं, जिनका वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए हाई होता है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू, इन जनरल easily liquefiable gases that is with higher critical temperature, आपको अगर याद हो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एक गैस का 8a/27 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, वॉन डेर वाल कांस्टेंट B। तो जिसका A हाई होगा, A इज अ मेजर ऑफ इंटरेक्शन टेंडेंसी बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी है तो उनका A हाई होगा, और वो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, जहां यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफाइबल होती हैं, हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती हैं, तो वो गैसेस रेडिली एडजॉर्ब एज वॉन डेर वाल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। Thus, 1 gram of activated charcoal adsorbs more sulfur dioxide। सल्फर डाइऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसमें इसका ए हाई होता है, प्लस मोलर मास भी ज्यादा है। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, इसका ए का वैल्यू कम होता है। तो 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका क्रिटिकल 630 केल्विन है, देन मीथेन जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, which is still more than 4.5 ml of डाइहाइड्रोजन, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। तो आपके पास अगर कोई पूछे, ऑर्डर पूछे, तो 1 ग्राम चारकोल जो होगा सबसे ज्यादा SO2 एडजॉर्ब करेगा, फिर मीथेन को एडजॉर्ब करेगा, और फिर डाइहाइड्रोजन को एडजॉर्ब करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन ये हो गया। देन रिवर्सिबल नेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, सॉलिड प्लस गैस, गैस ऑब्लिक सॉलिड प्लस हीट, तो मोर ऑफ अ गैस इज एडजॉर्ब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज। तो ये आपका कैसा हुआ, यहाँ पे सॉलिड गैस फेज बन गया, तो और ये आप तो इसमें जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैसियस मोल। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां फेवर करता है, यहाँ पे लेसर गैसियस मोल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन आगे फेवर करेगा, यानी एडजॉर्प्शन फेवर करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, ये लीचर प्रिंसिपल। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी ये नहीं, टेम्परेचर ये डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। वॉन डेर वाल फोर्सेस वीक हो जाए, वैसे ही वीक होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे और नहीं हो पाएंगे, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज के संग बढ़ता है। तो देखो, pressure increase favors physical adsorption, and since the adsorption is exothermic, the physical adsorption occurs readily at low temperature and decreases with increasing temperature. तो इसमें अगर कोई पूछे effect of
ये x बाई एम का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्ब हो रहा है प्रेशर के संग, प्रेशर अगर टेप है तो टेम्परेचर के संग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिक्रीज होगा। और प्रेशर के संग अभी हम देखेंगे, प्रेशर के संग तो हम इसको अलग से इसके कर्व ही देखेंगे। प्रेशर के संग ये इंक्रीज होगा प्रेशर बढ़ने के संग। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा बताओ, खुद ही बताओ। सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट के साथ इंक्रीज होगा। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा हो, ये बात तो पहले भी बोल चुके हो। इनफैक्ट चाहे केमिजॉर्प्शन हो चाहे फिजिजॉर्प्शन हो, सरफेस एरिया हैज अ फेवरेबल इफेक्ट। द एक्सटेंट ऑफ adsorption increases with increase of surface area of the adsorbent. Thus, finally divided metal and porous substances having large surface are good adsorbents. Enthalpy of adsorption, no doubt, any kind of adsorption is exothermic process, also physical adsorption. लेकिन क्योंकि इसमें इंटरेक्शन वीक है तो इसका एंथैल्पी बहुत हाई नहीं होता है, क्वाइट लो। तो इसका डेल्टा एच जो होता है तो नेगेटिव ही, पर -22 -40 किलोजूल पर मोल इस ऑर्डर का होता है। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज ओनली ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। Characteristic of chemijorption, high specificity, highly specific. Chemijorption is highly specific and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding. वरना होगा ही नहीं। For example, oxygen is adsorbed on metals by virtue of oxide formation, and hydrogen is adsorbed by transition metals due to hydride formation. क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बन गया तो ये रिएक्शन इतना आसानी से रिवर्स नहीं किया सकता। वो जो था फिजिकल एडजॉर्प्शन वो रिवर्सिबल था। आपने प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्ब हुआ, प्रेशर कम किया, वापस डिसॉल्व हो गया, तो दैट वाज रिवर्सिबल इन नेचर। ये वाली बात भी थी। लेकिन यहां पे ये इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो इतना आसानी से उस फैक्टर को रिवर्स करने से हट नहीं जाएगा। एज केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, it is usually irreversible in nature. Chemijorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperatures. अब ये बात देखो, है तो ये भी exothermic, but the process is very slow at low temperature because you are not able to achieve its energy of activation, क्योंकि ये chemical process, like most chemical changes, एडजॉर्प्शन ऑफन, क्योंकि एडजॉर्प्शन भी एक केमिकल प्रोसेस हो गया तो आपको पहले उसका एनर्जी बैरियर तो क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला बैरियर तो क्रॉस करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला। तो लाइक अदर केमिकल प्रोसेसेस, एडजॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। जबकि आप ये बोल सकते हो फिर ली चैटर प्रिंसिपल के हिसाब से तो उल्टी बात हो गई, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक है और आप बोल रहे हो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर हो रहा है with increase in temperature. So till a point it will favor, once its activation energy will be achieved, उसके बाद temperature बढ़ाने से it will have a negative effect on adsorption. But till it not reaches its activation energy, you need to increase the temperature, otherwise तो process ही नहीं होगी। तो ये हो गया physisorption of a gas adsorbed at low temperature may change into chemijorption at a high temperature. Usually high pressure also favors chemijorption. Surface area,
like physical adsorption, chemisorption also increases with increase of surface area of the adsorbent. फिजिकल एडजॉर्प्शन की तरह केमिजॉर्प्शन भी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट के संग इंक्रीज करता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, केमी एडजॉर्प्शन इज क्वाइट हाई, -80 इस ऑर्डर तक मिल जाता है, because it involves a chemical bond formation. अच्छा, पहले चलो यहां तक, फिर इस बार ग्राफ को देखते हैं। पहले एक बार ये चीजें, कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, एक बार फिर से जस्ट रिकॉल इट। इट इज कॉज्ड बाय intermolecular van der Waals forces. It is caused by chemical bond formation. It is not specific in nature, as van der Waals forces are universal in nature. It is highly specific in nature due to chemical bond formation. ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, अब इसे जस्ट एक टेबुलेशन फॉर्म में। रिवर्सिबल, irreversible. It depends on the nature of the gas. More easily liquefiable gas, high value of van der Waals constant A, are adsorbed readily. In fact, it also depends on the nature of the gas. Gas which can form compound with the adsorbent exhibit, मतलब यहाँ पे भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा, बट एक अलग वे में। ये उन गैस में होगा जो कि एडजॉर्बेंट के संग केमिकल बॉन्ड बना सके, तो नेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, यहाँ पे हाई। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें जो एडजॉर्प्शन होता है विद टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेस। क्यों? जब तक इसका एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं हुआ तब तक तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा भाई, पर वंस इट इज अचीव्ड एंड द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन टेम्परेचर और बढ़ाने से फायदा नहीं है, तब कम हो जाएगा। तो एक लिमिट तक बढ़ाओ। तो इसका एक्चुअली ग्राफ ऐसा होगा। इसका जो ग्राफ है, जैसे ये इसका ग्राफ हुआ एडजॉर्प्शन ऑफ द एडजॉर्बेट पॉइंट मास एडजॉर्बेंट विद टेम्परेचर, ऐसा है। ये वाला ग्राफ इनका पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये नेचर ऐसा है। हाँ, कुछ नहीं मेंशन किया, केवल आधा ही पार्ट मेंशन किया है, तो ऐसे बोलेंगे इंक्रीज करेगा। पर अगर पूरा देखें तो इंक्रीज करेगा, फिर एक पॉइंट के बाद डिक्रीज भी करेगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। High pressure favors, decrease of pressure causes desorption being reversible. High pressure is favorable, यहाँ भी है। Decrease of pressure, but decrease of pressure does not cause desorption. यहाँ पे भी high pressure favorable है, but वहां पे pressure decrease will cause desorption, but here it will not cause desorption because it is irreversible. It depends on the surface area, it increases with increase of surface area. ये भी ऐसा ही है, ये भी सरफेस एरिया पे वैसे ही डिपेंडेंस है। अच्छा, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक इसमें नहीं आया था। इट फॉर्म्स मल्टी, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, वीक इंटरेक्शन है, तो ये सरफेस पे मल्टी लेयर बना सकता है। एक लेयर आया, फिर दूसरा भी आ गया, वीक इंटरेक्शन है पर आ गया, तो 2-3 लेयर बन सकते हैं, मल्टी लेयर अंडर हाई प्रेशर। लेकिन क्योंकि यहां तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये आपका एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है,
और इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड है, तो ये मोनोलेयर ही बनेगा, यूनिमोलिकुलर लेयर या मोनोलेयर। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ तो फिर से एडजॉर्बेट पार्टिकल है, तो बॉन्ड तो किसके बीच में बनना था? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, तो अब इनके बीच में थोड़ी ना बन जाएगा, तो ये वाला मोनोलेयर होता है, इसे मोनोलेयर भी बोलते हैं, या यूनिमोलिकुलर लेयर, केमिकल एडजॉर्प्शन, एंड दैट इज मल्टीलेयर। बात समझ में आई ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये, अच्छा ये वाला बात है क्या? अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब एज सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ये तो बात हो ही वैसे, इन जनरल इजीली लिक्विफाइबल गैस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका ए भी हाई होगा, आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड एज वन ऑफ फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द, ये बात तो हम पहले भी बोल चुके हैं। अब ये ग्राफ देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो जो आपका फिजिज ऑप्शन है, उसमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्सेज उनके बीच का डिस्टेंस, ये बहुत कुछ, क्योंकि यहां कोई केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब तो पोटेंशियल, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेरी लो। पर जैसे जैसे आप पास में आओगे, वॉन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के ही होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना शुरू होगा। एक पॉइंट पे जाके जहां पे ये अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे वॉन डर वाल्स फोर्सेस, तो ये हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव, इस ये आपका अल्टीमेटली वो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो ये वैल्यू कम होती है मैग्नीट्यूड वाइज, तो देखो इसका जो लेंथ है छोटा होगा, इसकी वैल्यू -20 से 40 के बीच में। और फिर और क्लोज अगर आओगे तो पार्टी न्यूक्लियाई आपस में रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो फिर से इनमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। नेगेटिव रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो कम नेगेटिव होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके तो जीरो हो जाएगा, और इसके बाद तो ये रिपेल करके इससे, यानी यहाँ दिस इज द पॉइंट जहां पे एक्चुअली वो बॉन्ड फॉर्मेशन या वॉट एवर दे विल बी स्टेबल एट दिस पॉइंट, दिस इज द डिस्टेंस दे वुड लाइक। तो ये आपका फिजिजॉर्प्शन का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व है। बट व्हाट अबाउट केमिजॉर्प्शन? Chemijorption is nothing but a chemical bond formation. Chemijorption is nothing but a kind of chemical bond formation. तो पहले तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी दूर होंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो यहां तो एक केमिकल बॉन्ड बनना है, तो शुरुआत में तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अट्रैक्ट ही करना शुरू कर देंगे तो केमिकल बॉन्ड बन ही जाएगा, तो अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो हमको एक पहले एनर्जी देनी पड़ती है। एक्चुअली वी नीड टू सप्लाई एन एनर्जी फॉर देम टू क्रॉस देयर एनर्जी बैरियर। तो शुरुआत में वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइज होता है, यानी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली बात आ गई है। एनर्जी भी दी आपने, पास में भी लाए, और टेम्परेचर भी एक ऐसा रखा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। बट देन इसके पौधे वो नीचे गिरेगा ट्रांजिशन स्टेट के बाद, और क्योंकि वंस इट रीच तो इसका डेल्टा एच काफी हाई होता है, तो ये वो वैल्यू हो गया जो डेल्टा एच -80 से -240 वाली बात।
रेंज, एंड देन उसके बाद तो ऐसा ही कर। तो ये आपका केमिजॉर्प्शन का, गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग? Yes, ये sir. केमिजॉर्प्शन का, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो देनी पड़ती है, और ये डेल्टा एच जो कि काफी हाई होगा कंपेयर टू दिस। पर ये चीज, दिस इज द पॉइंट जहां पे दे विल बी एट बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉर्मली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसी तरह से होता है, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे भी एनर्जी यानी एच एच मिल रहा है, पहले कम हो रहा है, ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। पर देखा जाए तो ये बता रहा है कि इसमें इंटरेक्शन शुरू हुआ, फिर सीधा बॉन्ड लेंथ ये बन गया। पर देखा है तो शुरुआत में इसमें भी ऐसा होगा कि ये अगर एक्टिवेशन चाहिए तो जहां से एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, फिर ऐसे। तो जिन बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल रहा है, तो उसमें कर्व ऐसा जाएगा, कर्व का नेचर ऐसा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग? ये चीज, तो ये आपका हुआ। ये वाला कुछ, ये वाले कर्व के बारे में क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ भी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो पहले, when O2 is absorbed on a metallic surface, electron transfer occurs from a metal to oxygen. ये more than one oblique more है। बताओ ये पहले करो। बताओ। Sir, B and C. Sir, B and D. देखो क्या है, क्या पहली बात ये बोल रहे हैं कि जो मेटल O2, ये मेटल सरफेस है, O2 metal surface is releasing an electron and it is gained by oxygen. तो मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो भी है वो मैं भी कंसर्न नहीं है। और O2 माइनस, तो जो O2 माइनस है, O2 का होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार
2px1 पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार तो खाली होता है। तो ये आपका टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स का 2 8 और ये 6 और 2 नॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक भी होता है। अब O2 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड, यस। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 होता है 2, पर ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा O2 माइनस का, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में चला गया, तो ये हो जाएगा आधा खत्म हो जाए तो 1.5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, Increase. इंक्रीज। ये बात भी सही। हीट डेफिनेटली रिलीज होगा, एडजॉर्प्शन हुआ है। फिजिज ऑप्शन है क्या ये, No, sir. No, sir. नो। क्यों, क्योंकि हियर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज देयर, इट्स अ केमिकल बॉन्ड काइंड ऑफ सिचुएशन। इलेक्ट्रॉन का लेन देन, शेयरिंग, मतलब आयोनिक बॉन्ड टाइप की चीज बन रही है या कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव हो रहा है। तो दिस इज नॉट फिजिज ऑप्शन, इट इज एक्चुअली केमिज ऑप्शन। बात समझ में आई? Yes, तो sir. देखो एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया, MOT भी जोड़ दिया, मिला दिया, तो इसमें मिला के उन्होंने बॉन्डिंग, MOT और इवन उसमें सरफेस केमिस्ट्री के प्रिंसिपल भी जोड़ दिए। They have made it's a good question. अब अभी हम उसी पे चल रहे हैं, गैसेस का एडजॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेसेस। तो अब इनके कुछ आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स आर कर्व्स जो कि हम ड्रॉ करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। graphs at constant temperature. Freundlich in 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent, जिसको x by n, अगर adsorbent का मास स्मॉल m है और गैस का मास x है, तो mass of gas adsorbed, point mass of adsorbent will be x by m, and pressure at a particular temperature, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर के संग ये x by m, मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, दैट इज x by m, ये कैसे वेरी करता है इसको देखा। द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन ये वाली है, x by m इक्वल टू k pressure 1 by n, where n is greater than 1, where x is the mass of the gas adsorbed on a mass small m of the adsorbent at a pressure P. K and n are constants which depend on nature of the adsorbent as well as nature of the gas at a particular temperature. जो k और m है वो गैस पे भी डिपेंड करेंगे और एडजॉर्बेंट मटेरियल पे भी डिपेंड करेंगे। तो ये हो गया एक रिलेशनशिप जो दिया, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहां पे ये जो कर्व है, when 1 by n इक्वल टू 0, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का 1 by n 0 है, तो 1 by n 0 है तो पीक पर 0 1 हो जाएगा, तो ये x by m कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर 1 by n 0 है तो एडजॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया। एक बार
चीजें देख रहे हैं। अगर 1/n की वैल्यू 1 है तो x/m की वैल्यू k into p हो गई, तो k x/m विथ प्रेशर लीनियरली वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये दोनों बोथ द कंडीशंस आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। दिस कैन नॉट बी, जैसे, लेकिन एक चीज देखा गया कि जब प्रेशर बहुत हाई होगा, तो प्रेशर अगर बहुत हाई होगा तो x/m की वैल्यू k हो जाएगी। तो प्रेशर लेकिन बहुत हाई होगा, तो ये तो ठीक है, 1/n जब 0 हो गया तो आप ये इस मैथमेटिकल इक्वेशन बोल सकते हो। पर यहां तो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और प्रेशर बहुत हाई है, तो ये तो खुद भी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले तो हम ये जो कर्व हमने बनाया है उसका ग्राफ कैसा होगा, एक चीज देखो। जब आप ये लोगे, पहले हम बात करते हैं अच्छा, इसका एक फॉर्म हो जाएगा log x/m log k प्लस 1/n log p। एक ग्राफ तो ऐसा भी हो जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ये चीज y है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारा log p x है, 1/n इंटरसेप्ट होगा, 1/n स्लोप होगा, तो n क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1/n जो भी है पॉजिटिव है, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/n। तो कभी कभार हमें ऐसे ग्राफ दिए हुए होते हैं तो हमें उसके स्लोप और से 1n की वैल्यू निकालते हैं, फिर कर्व मिल जाता है, और ये इंटरसेप्ट log k होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इस वाले ग्राफ, ये जो है x/a, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है पर पॉजिटिव कांस्टेंट है, और n तो ग्रेटर देन 1 है ही। तो अब अगर इसको मैं एक वेरिएबल मानूं तो d/dp k 1/n p 1/n माइनस 1, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 1/n लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव आएगी। तो लेकिन जो भी है ये तो अभी भी पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, पर जब सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे 1/n माइनस 1 p 1/n माइनस 2, तो ये तो अभी भी p पे पावर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव, लेकिन ये टर्म नेगेटिव है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो एक कर्व हो जाएगा इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। जो कि ये नेचर हुआ भी। ऐसा इंक्रीजिंग कॉनकेव डाउनवर्ड। मान लो एक टेम्परेचर T1 पे है, अब सेम सिचुएशन की बात है पर टेम्परेचर बदल दिया, टेम्परेचर T2 कर दिया। अगर T2 का ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात ही हो रही है, मोर और लेस प्रेशर पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो टेम्परेचर अगर T2 है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है,
कुछ नहीं दिया तो फिजिक्स ऑप्शन मानेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेम प्रेशर पे भी फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाएगा। तो एक कर्व ऐसा है T2, तो इसमें T2 T1 के बारे में क्या डिड्यूस किया जा सकता है, कौन सा हाई कौन सा लो? सेम प्रेशर है, पर इस वाले के लिए एड्जॉर्प्शन कम है, दूसरे के लिए ज्यादा है। तो T2 पे कम एड्जॉर्प्शन मिल रहा है, मतलब T2 इज higher than T1. तो देखो ये ग्राफ जो बनाया वो भी है यहाँ पे, ये देखो ये चीज, ये हायर है, ये उससे लोअर, ये उससे भी लोअर, ये वाली बात हो गई, ये बताया ही मैंने यहाँ पे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल मॉडरेट प्रेशर लो प्रेशर पे तो काम करता है, ये वाला ग्राफ लो प्रेशर पे मॉडरेट प्रेशर पे तो काम करता है, पर इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लगता है कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, लेकिन ये चीज नहीं है। ये देखा गया कि जब एक लिमिट के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाती है, बट दिस सैचुरेशन वैल्यू इज नॉट कैन बी शोन बाय दिस ग्राफ। ये वाला ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो एक और आइसोथर्म भी होता है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। पहली बात तो जो फ्रिंडलिच आइसोथर्म है, इट फेल्स एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये याद कई का क्वेश्चन यही पूछ लेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से तो लगता है कि प्रेशर अगर बहुत हाई होगा तो x/m और हाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक लिमिट के बाद इट रीचेज अ सैचुरेशन वैल्यू। तो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है, x/m AP, ये हम ऐसे देते हैं कर्व इस तरह से कि x/m इक्वल टू, मतलब ये इक्वेशन ऐसे दी जाती है, लैंगमुइर गिव दिस, where P equal to pressure and A and B are constants, not van der Waals constant. ये van der Waals constant नहीं है, just constant है भाई, whose value depends on temperature, adsorbate and adsorbent. तो देखो इस वाले में तीनों सिचुएशन जो एक्सपेरिमेंटली मिलता है वो मिल जाएगा। कैसे, अगर मेरे पास x/m इक्वल टू AP बाई 1 प्लस BP ये कोई है, तो when P is लो, वेरी लो प्रेशर है, तो दिस विल बिकम, ये तो रहेगा लेकिन BP विल बिकम क्वाइट लो, तो ये ऑलमोस्ट AP हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो स्टार्टिंग में मिलता भी कि P जब लो होता है तो प्रेशर ये स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। देन मॉडरेट पे कोई इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। तो ये जो मॉडरेट, व्हेन P इज मॉडरेट, तो यही कर्व रहेगा। अब इस वाले को जब आप इसका d/dp और d2x/dp निकालोगे, इस वाले कर्व के लिए जब आप करके देखना, इसका जब आप ये निकालोगे इस कर्व का, तो dx/m dp you will get a plus bp होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करके देखना, और जब डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा -2ab
तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वही कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ये इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। ये हो जाएगा when P is moderate or when P is very high। इस वाले में लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, तो x बाई एम AP, तो इसमें P से डिवाइड करें तो A 1 बाई P प्लस B, तो ये तो हो जाए 1 बाई P विल टेंड टू 0 एट P हाई है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट A बाई B यानी कांस्टेंट। तो जब P बहुत हाई होता है तो इट रीचेज अ सैचुरेशन वैल्यू। तो कर्व आपका कैसा हो गया, यही यहां फिर यहां, और P हाई है तो सैचुरेशन वैल्यू कांस्टेंट। ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच करता है। तो इसलिए ये वाला मतलब ज्यादा क्लोज है एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के, पर फिर भी ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो ये भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपका ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी पे आएगा, फ्रिंडलिच पे। ये भी और देख लेते हैं, फिर थ्योरी देख लेते हैं। अब एक है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉलिड्स कैन एडजॉर्ब, अभी तक गैस फेज से हो रहा था, सॉलिड्स कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशंस आल्सो when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution. पहला example. Then similarly, the litmus solution when shaken with charcoal become colorless. तो उसने वो लिटमस जिसका कलर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Another example, the precipitate of magnesium hydroxide attains blue color when precipitated in presence of magnesium reagent, क्योंकि जैसे ये precipitate has a tendency on the surface of absorbing this reagent, तो blue color आ जाता है। Color is due to the adsorption of magnesium on magnesium hydroxide. The following observation have been made in the case of adsorption from solution phase. The extent of adsorption decreases with an increase in temperature. जनरली जो सॉल्यूशन फेज से एडजॉर्प्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत कुछ फिजिकल एडजॉर्प्शन से मैच करती है। प्रॉपर्टीज मैचेज विद, याद रखने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज मैचेज विद फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन ये नहीं है, फिजिजॉर्प्शन तो गैस का सॉलिड पे ही होता है, तो याद रखने के प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। जैसे द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस, जैसे वहां होता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज सरफेस एरिया, ये तो होता ही है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बढ़ाएंगे, तो जैसे वहां प्रेशर बढ़ाते थे, यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इट विल हेल्प। और नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही कि एडजॉर्बेंट कौन सा, एडजॉर्बेंट कौन सा है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म of adsorption from solution is not known. Freundlich equation approximately describes the behavior
of adsorption from solution with the difference that instead of pressure, concentration of the solution is taken into account. वही x by m k c1 by n, या Langmuir, क्योंकि Langmuir will be more correct जब concentration बहुत high होगा तो constant बन जाएगा k1c by 1 plus k2c. C is the equilibrium concentration, कि जब equilibrium setup हो गया, when adsorption is complete, तो उस समय concentration of the solution क्या है. On taking logarithm बिल्कुल वैसे ही expression मिल जाएगा. सेम चीज है, बस प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन. This can be tested by taking solution of different concentration of acetic acid. Equal volumes of solution are added to equal amount of charcoal in different flasks. The final concentration is determined in each flask after adsorption. The difference in the initial and final concentration gives the value of X, जो कि adsorb कर लिया. Using the above equation, validity of Freundlich isotherm can be established. Surface energy and tension decreases in adsorption. Surface tension also decreases with increase in temperature. Temperature पे surface tension आपका inversely proportional है, और adsorption होगा तो surface energy भी decrease करता है और surface tension भी decrease करता है. Applications of adsorption. The phenomenon of adsorption find a number of applications. Important ones are production of high vacuum. The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum. कि बचे हुए गैस पार्टिकल्स और को भी चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसे वैक्यूम पंप से नहीं निकाल पा रहे. गैस मास्क, a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents, is usually used for breathing in coal mines to adsorb. आपके फ्रेश ऑक्सीजन चला जाता है और पॉइजनस गैसेस को ये, फिर पॉइजनस गैसेस में पोलर नेचर होता है तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है. कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी. सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल, एल्यूमिना जेल are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity. Removal of coloring matter from the solution. Animal charcoal removes colors of solution, ये तो पहले भी देख चुके हैं, by adsorbing colored impurities. Heterogeneous catalysis. Adsorption of reactants on the solid surface of a catalyst increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalysts. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst. H2SO4 use contact process finely divided nickel. And use of, यहाँ पे V2O5 का यूज करते हैं. And यहाँ पे निकल का यूज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स. An excellent example of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis में क्या हुआ? Catalyst अलग फेज का है, substrates अलग फेज के हैं. Usually substrate gas होते हैं, catalyst solid होते हैं. Separation of inert gases. Due to the difference in degree of adsorption of gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption of coconut charcoal at different temperature. कि भाई कुछ गैसें adsorb हो गई और inert गैसें adsorb नहीं हुई, तो सेपरेट कर लिया. A number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them. Froth flotation process. A low-grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matters. By this method, using pine oil and frothing agent. तो वहां पे भी आपका surface chemistry is at work. Adsorption indicators. Surfaces of certain precipitates, such as silver halides, have the property of adsorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc., and thereby producing a characteristic color at the end point. जैसे precipitate बना,
जो आपने इंडिकेटर ऐड किया हुआ है उसको उसने एडजॉर्ब कर लिया, एक कलर दे दिया, आपको एंड पॉइंट इंडिकेट हो गया। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस based on the phenomenon of adsorption finds a number of application analytical and industrial fields कि डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी भी होता है कि भाई एक जो आप फ्लो कर रहे हो तो एक सब्सटेंस तो फ्लो ज्यादा फास्ट कर गया, दूसरा कम एडजॉर्ब हो रहा है, तो जो ज्यादा एडजॉर्ब हो गया वो पहले निकल गया, उसको अलग कर लिया। तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी किए जा सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स, करीबन 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे और कैटालिसिस जो थोड़ा सा थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो कल हम एडजॉर्प्शन के न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे और मतलब पुराने जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं प्लस कुछ 2-4-5 एक्स्ट्रा भी जो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, तो वो करके 1 घंटा उसे करेंगे और 1 घंटा हम लोग कैटालिसिस की थ्योरी में खत्म करके कल कैटालिसिस तक खत्म कर देंगे। उसके बाद अगले वीक सैटरडे संडे को हम कॉलॉइड्स वाला पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम क्वेश्चंस करेंगे इसके और कैटालिसिस पढ़ेंगे।